जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस या सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 5वें भाग में संघ से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं साकिब मलिक आप सभी का स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, अगर भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो ये संघ से संबंधित है, जिसको हम यूनियन भी कह सकते हैं। अगर यूनियन की बात करते हैं तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान का 5वां भाग है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अगर हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट पार्टों में बांटें तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपालिका को 52 से 78 तक कार्यपालिका है। फिर संसद 79 से 122 तक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर 124 से लेकर 147 तक। और यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 5 इस प्रकार से हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं कार्यपालिका की तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के अनुच्छेद बटे हुए हैं। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और इस क्लास को देखने के बाद आप जो है संघ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो राष्ट्रपति से संबंधित, तो वो आप जरूर बना कर आएंगे। तो अनुच्छेद अगर 52 से 78 तक की बात करते हैं तो कार्यपालिका का उल्लेख है। इसको हम 4 पार्टों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि 52 से 73 तक है, और मंत्रिपरिषद 74 और 75 में बताया गया है। और महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, और कार्य संचालन की बात 77 और 78 में की गई है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति 52 से लेकर 63 तक है, ये आपको याद रख लेना। और कुछ अनुच्छेद इसके, जैसे कि 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो सब दिए गए हैं। तो फिलहाल हम 63 तक इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। संसदीय कार्यपालिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब ये है क्योंकि इसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री होता है, इसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और हेड ऑफ द स्टेट अगर आपसे मालूम करता है तो राष्ट्रपति आप लोगों का आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 52 को। अनुच्छेद 52 की अगर हम बात करते हैं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 53। अगर हम अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के द्वारा कर सकता है। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित 100% आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, तो ये क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है और अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 54। अगर अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आइए देखते हैं। तो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हम एमपी बोलते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको भी हम एमपी बोलते हैं। और सभी राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हम एमएलए भी कह सकते हैं, तो इन सभी के सदस्य इसके निर्वाचन मंडल में होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। और विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं जिनको हम एमएलसी कहते हैं, ये इनको भी वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मनोनीत सदस्यों की, तो ये क्या होते हैं, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा
कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 में होता है और लोकसभा में जो मनोनीत होने वाले सदस्य होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं उनके पद को समाप्त कर दिया जाता है। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है दोस्तों, जिनके पिता यूरोपीय मूल के हो और उनकी माता भारतीय मूल की हो, उनसे उत्पन्न हुई जो संतान होगी उनको हम एंग्लो इंडियन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। अगर अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बताया गया है कि किस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में बताई गई है। किस प्रकार की पद्धति है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त रीति और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन किए जाएंगे, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है, ये आपको याद रख लेना है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्षों तक अपना पद धारण करेगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल आप लोगों से मालूम करें तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और इसके 56 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि पद अवधि समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोगों को जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 57। अगर हम अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 57 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति दोबारा से इलेक्शन भी कर सकता है या दोबारा से निर्वाचन भी हो सकता है, ये आपको याद रख लेना है। और आता है नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 58 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं उसकी क्या योग्यताएं रहनी चाहिए राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए या एक राष्ट्रपति को बनने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 है वह भारत का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के लिए योग्यता सबसे पहली होनी चाहिए कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जी हाँ दोस्तों, कम से कम वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, उसके बाद ही राष्ट्रपति के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न आपका तीसरा पॉइंट, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा सदस्य के जो निर्वाचन है या उस सदस्य चुनने की जो योग्यता होती है वो वाली योग्यता उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है चौथा पॉइंट आप लोगों के सामने, वह संघ या राज्य के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। जी हाँ दोस्तों, या तो कोई संघ या राज्य दोनों में से किसी भी सरकार से वह कोई लाभ का पद धारण ना करता हो तो वह राष्ट्रपति के लिए योग्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 59, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो पद है उसके लिए एक शर्तें बताई गई हैं कि किस प्रकार से उसकी शर्त होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं संघ और राज्य के जो मंत्री होते हैं, एमएलए जो होते हैं, एमपी होते हैं और एमएलसी होते हैं, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पर आपके सामने ये पद लिखे हैं इन पदों पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनने के बाद ये पहला पद त्यागना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, संघ और राज्य का जो मंत्री होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस पद पर है या कोई एमएलए है या एमपी है या एमएलसी है या उपराष्ट्रपति के पद पर है या फिर राज्यपाल के पद पर है, तो इन सभी पदों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर ये इन पदों पर रहते हुए चुनाव लड़ते हैं तो जब चुनाव जीत जाते हैं या राष्ट्रपति चुने जाते हैं उसके बाद इनको ये पद छोड़ना होगा और राष्ट्रपति के लिए आगे चलना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 60 के बारे में आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद 60 दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान होता है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके सामने, यहाँ पर आप नोट में पढ़ सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की अगर अनुपस्थिति है, जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं किसी कारणवश वह अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 61। अगर हम अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 में बताई गई है। महाभियोग क्यों लगाया जाता है, संविधान के अतिक्रमण करने की अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उस अवस्था में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, या फिर संसद के सदस्य अगर उस राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो संसद के सदस्यों के द्वारा भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। दोस्तों ये महाभियोग होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति को उसके पद से उसके कार्यकाल के दौरान हटाना
ही जो है महाभियोग कहलाता है। अगर महाभियोग के प्रस्ताव की बात करते हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है या आपको पद त्यागना होगा। वो 14 दिन पहले उसको बता दिया जाता है और लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसके कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 62 आप लोगों के सामने है। अगर अनुच्छेद 62 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। जैसे ही पहले राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होता है या कार्यकाल पूरा होता है तो अगले राष्ट्रपति को उस पद पर बैठा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 63 की बात करते हैं तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 62 तक जो राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे जो हमने आपको पढ़ा दिए हैं, और अनुच्छेद 63 से लेकर के आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, और जितने भी संघ की जितने भी पार्ट हैं उन सभी को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है, और आप अगर हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।